जय हिंद सभी साथियों को। और ये आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा रामबाण स्टैटिक जीके का, तो उसमें से हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 30 और टॉपिक नंबर 31। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं जनगणना और इसके अलावा हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले लेक्चर्स में कि जो तो मैं एक दिन में 3-3 4-4 टॉपिक डाला हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी कवर हो सके। आज 2 टॉपिक पढ़ जाएंगे, 2 लेक्चर पढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर जो हो तो हम डेली का एक एक लेक्चर करेंगे और हो सकता है साथ में हम पॉलिटी व्हाइट बोर्ड में चालू कर दें, ठीक है। और पॉलिटी में जैसा कि देखेंगे आपकी मैं ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ, कैसे जैसे याद करना है ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे उसमें। इसके अलावा पॉलिटी में केवल अनुच्छेद ही नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग से होती हैं जो समझने लायक होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा बोर्ड का इशू होगा क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उसको उतना आपको कोऑपरेट करना है, लेकिन आपको पढ़ने के बाद अच्छा मजा आएगा। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 238.40 मिलियन, 238.40 मिलियन थी, ठीक है। आगे बात करें यदि हम, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे की बात करें तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन आएगा? गृह मंत्रालय के। आगे बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो नागालैंड में माइनस में दर्ज की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में। आगे बात करें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 919। आगे बात करें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में। आगे बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई? तो दादर नगर हवेली में दर्ज की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो बिहार में। आगे बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 16.8%। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई? तो त्रिपुरा में। प्रथम कहां पर दर्ज की गई? तो प्रथम केरल में। आगे बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग 2/3 कितनी 2/3 आबादी अब साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। आगे बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 79.8% है। आगे बात करें यदि अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत की किस जनगणना में पेश की गई थी? तो जनगणना 1971 की जनगणना में पेश की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। आगे बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को रैंक करें। तो इनमें से ये दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन में हमें इसे सीक्वेंस से लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे किस क्रम में लगाना था? अवरोही क्रम में राज्यों की रैंक करें, तो अवरोही क्रम में करना था। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक है तो किस राज्य में हो जाएगा? केरल में।
2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में की अनुमानित गरीबी दर कितनी है? तो 33.7% है। आमतौर पर लिंगानुपात को महिलाओं और पुरुषों के अनुपात के रूप में गणना की जाती है, तो कितने से 1000। आगे बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। आगे बात करें तो भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 382 लोग हैं। आगे बात करें तो भारत में जनगणना संचालन 2 चरणों में किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? तो पहला है गृह सूची और आवास जनगणना, और दूसरा है जनसंख्या गणना। आगे बात करें तो भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो आर्थिक जो गणना थी तो छठवीं वाली 2013 में की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है? तो 79.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो पुदुचेरी रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना किस कार्यालय द्वारा और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? तो 63.82% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी 15 वर्ष से अधिक साक्षरता दर क्या है? तो 69.3% है। आगे बात करें तो भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब शुरू की? तो 2011 में चालू की। आगे बात करें तो साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता क्या है? तो 65.46% है। आगे बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 943 है। आगे बात करें तो 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? तो ये हो जाएगी 18.3%। कौन सी भारत की 15वीं जनगणना थी? तो 2011 वाली 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? तो बिहार रखता है। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? तो 943 हैं। आगे बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो सतत श्रृंखला की जनगणना 7वीं थी। ठीक है। तो आगे बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 16.8% थी। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म की। आगे बात करें तो भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सिक्किम। आगे यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ है यहाँ पे कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 में शुरू की गई थी WC प्लांट द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की पहचान करें जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक हैं। तो ये हो जाएगा मिजोरम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक गरीबी दर दिखाई है? तो बिहार ने दिखाई है। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? तो मिजोरम है। पहला कौन सा है? तो पहला केरल है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात खोजने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को माना जाता है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर नगर हवेली में सबसे कम है। आगे बात करें तो कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता दर के साथ शीर्ष 3 राज्यों में शामिल
नहीं था तो त्रिपुरा शामिल नहीं था। भारत के किस नगर में जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में जनगणना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में, और जनसंख्या की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल और मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की उच्चतम जनसंख्या किस राज्य में थे? तो महाराष्ट्र में थे। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में कितनी थी? तो 16.8% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो जैनों की सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो महाराष्ट्र और बिहार में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसका साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो केरल का, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो बिहार में। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? तो लक्षद्वीप की। अगले क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? कम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की 2019 के पशुधन जनगणना के अनुसार किस श्रेणी की पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो गाय की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उस केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम थी। तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? तो ये हमारी हो जाएगी 64.32% है। किस जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया? तो 1981 की जनगणना में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो 1951 में। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो ये हो जाएगा 382। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो ये 1 में ही है। ठीक है, अब ये एक कौन सा है इसमें आपको सर्च करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? तो हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति की जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है तो साक्षर माना जाता है। तो ये हो जाएगा 7। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है या उससे अधिक है और पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है तो साक्षर माना जाता है। तो यहाँ पर कितनी जो हो तो कितनी उम्र होगी? 7 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 66.77%। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी मराठी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये हो जाएगा दादर और नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो 1.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो लक्षद्वीप में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है जिसमें प्रति 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार
साक्षरता दर 2001 से कितने अंक की वृद्धि हुई है? तो 9.21% अंक की जो है तो वृद्धि हुई है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो ये हो जाएगा 17.7%। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो 61.8%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत 1.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 618। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? तो 996। अगले क्वेश्चन के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय 1.7%। अगले क्वेश्चन में 1991 की भारत की जनगणना से पहले साक्षरता की अवधारणा को किस उम्र के नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निरक्षर के रूप में परिभाषित किया गया था? तो 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों का समूह कौन सा है? तो यह हो जाएगा दिल्ली और चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21.81% है। आगे बात करें तो भारत की योजना आयोग के अनुसार किस राज्य में समूह में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कौन सी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5% रहता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का बहुत उच्च प्रतिशत किस राज्य में है? तो बिहार और सिक्किम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 72.98% है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप और दमन और दीव में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी क्या है? तो 25.51%। आगे क्वेश्चन की बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है? तो 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सही जोड़ी पहचान करें? तो केरल और लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या दर्ज की गई थी? तो 65.46%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरे सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 121 करोड़। अगले क्वेश्चन में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में दर्ज साक्षरता दर क्या थी? तो 94%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 943 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहली समानांतर जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आधुनिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1881 में। अगले पेज नंबर पे बढ़े तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वयस्क साक्षरता दर उस जनसंख्या का प्रतिशत मापता है जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और पढ़ लिख सकती हैं। 2011 के अनुसार भारत में वयस्क साक्षरता दर
क्या थी? तो 74% थे। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1872 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित कराई गई थी? तो 1881 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा 964 है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और जबकि 2001 में 960 था और 2011 में 964 था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करता है? तो 79.8% पालन करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? तो लक्षद्वीप में। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना है? तो 30 राज्यों में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी को मिलाकर के 30 राज्यों में है। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो गोवा ने। किस वर्ष में भारत में अंतिम जनगणना आयोजित की गई थी? तो 2011 में। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक के बीच नकारात्मक दशकीय वृद्धि नागालैंड की दर्ज की गई। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर अनुमानित कितनी है? तो 65% है। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1872 में जो तो की गई थी। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 10.42 करोड़ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप और दमन और दीव की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है? तो एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा अपना लक्षद्वीप। आगे क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 618 है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हेनरी वॉल्टर है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर 64.32% है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो ये हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1831 में हेनरी वॉल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% वृद्धि दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे साथियों बता दूं कि स्पीड को मैंने काफी तेज रखा है। यदि आपको स्पीड तेज लगे तो आप इसको धीमा करके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो 8.6%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरी सबसे कम थी? तो राजस्थान में।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो पुदुचेरी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना है? तो 13% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? तो 74.05% है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा जिला है ये आपको सर्च करके बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है? तो ये केरल का है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? तो पंजाब में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? तो 53 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? तो 10 वर्षों बाद की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं थी। अगली क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी की सीमा क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 से 130 करोड़ के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दिल्ली है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी थी? तो 2.1 से 2.9 के बीच में थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 70 से 75% है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर हैं? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल और मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 16.68% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो सिक्किम में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 मिलियन है। आगे बात करें 121 करोड़, ठीक है, या 1210 मिलियन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज की है? तो केरल ने। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना है? तो 20.9% है। अगले क्वेश्चन की यदि हम यहाँ पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पे 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान और बिहार। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। अगला क्वेश्चन है भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 91 से 95 के बीच में 94% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सरचिप जो जिला है, ये जिले को आप सर्च करेंगे किस जो हो तो राज्य में पड़ता है, तो इसकी जो हो तो जनसंख्या का जो हो तो साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। आगे बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है?
तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना आयोजन कब किया गया था? तो 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात अधिक दूसरे नंबर में है? तो पुडुचेरी में। अगला नंबर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो 1881 में की गई थी नियमित रूप से। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर प्रति है। 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? तो 31:69 है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो यहाँ पे हो जाएगा, जनसंख्या में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वही घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं पूरा करवाऊंगा यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत कितना है? तो 22%। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोग द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में स्थान बरकरार रखा है? तो हिंदी को लगभग 43.63% लोग बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो कपूरथला है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। अगले क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो 31.15% निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः है? तो पुरुषों की जनसंख्या लगभग 89.53 और यहाँ पे इसके अलावा महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 75.93%। पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 89.53 और महिलाओं का 75.93। ठीक है। यदि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग है 65%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। ठीक है, 1000 पुरुषों में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल की है। यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्म में किसमें दर्ज की गई है? तो दिल्ली और मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में है। यदि केरल ऑप्शन में होता तो केरल आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो थाने जिला महाराष्ट्र सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो लक्षद्वीप है जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है जो तो राज्यों में। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये जो हो तो केंद्र शासित प्रदेशों में है जो तो लक्षद्वीप ने प्राप्त किया है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो मिजोरम में।
प्रतिशत की बात करें तो कहाँ पर है, मिजोरम में। और यदि जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे क्विक रिमाइंडर देखते हैं। समग्र साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। पुरुषों की साक्षरता 82.14%। महिलाओं की 65.46%। गांवों की संख्या लगभग कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,40,867 हैं। कस्बों की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 7,935। शहरों की बात करें तो 475 जो प्रमुख हैं। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, 1,000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी। 1,000 पुरुषों में 1,037 महिलाएं हैं। आगे यदि हम पॉइंट की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ पे 877 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों में। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन और दीव है, यहाँ पे 618 महिलाएं हैं। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो हो तो ग्रामीण आबादी रहती है, लगभग 89.96%। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नगर हवेली है, 53.38% के साथ। अगले पॉइंट की बात करें तो शहरी आबादी के उच्चतम अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु शहरी आबादी में उच्चतम अनुपात है इसका, 48.45% जो हो तो लोग शहर में रहते हैं। शहरी आबादी के उच्चतम अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 97.50% लोग शहर में रहते हैं। आगे बात करें तो उच्चतम श्रमिक भागीदारी दर कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में। सबसे कम श्रमिक भागीदारी बिहार में। सबसे अधिक परिवारों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक परिवारों वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि गुड़गांव हरियाणा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि लॉन्गलेन नागालैंड। सबसे अधिक झुग्गी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे अधिक शहरी क्षेत्रों में झुग्गी आबादी का अनुपात कितना है, तो 17.4% है। 17.4% लोग झुग्गी में रहते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब हो जाएगा, 31.94%। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कोलकाता। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कोच्चि। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। प्रभारी मंत्रालय इसका कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगले की बात करें तो साक्षरता दर मिजोरम में कुल और पुरुष साक्षरता दर 90% से अधिक थी, लेकिन केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। सबसे ज़्यादा गरीबी की बात करें तो बिहार में। अनुसूचित जाति की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में जो हो तो देखा जाता है। सबसे कम विकास दर नागालैंड की है। और कुल जिले 640 हैं। जनगणना के चरण 2 चरणों में आयोजित की जाती हैं। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो जनसंख्या सांख्यिकी, तो हम पीछे से चालू करते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या सांख्यिकी। अनुसूचित जनजाति अनुपात 8.6% लोग अनुसूचित जनजाति के। हिंदू जनसंख्या 79.8% है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, केरल में बाल लिंग अनुपात 964 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात पुदुचेरी का है। कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10.42 करोड़ है। मुस्लिम बाहुल्य यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अनुसूचित जनजाति वाले कुल राज्य 30 हैं, यह यूटी दोनों सब मिलाकर। पिछला जनगणना कब हुआ, तो 2011 में। लिंगानुपात 1000 व्यक्तियों में 943 है पूरे भारत का। बाल लिंगानुपात की बात करूँ तो 919 है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 101.21 बिलियन यानी 121 करोड़ हैं। सर्वाधिक जनसंख्या
वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वोच्च साक्षरता दर केरल की 94%। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की 63.8%। शहरी जनसंख्या की बात करूँ तो 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% रहती है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। आगे की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या में बात करें तो महाराष्ट्र, और यदि प्रतिशत में बात करें तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। कुल परिवारों की जनसंख्या 24.6 करोड़ है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और इसके बाद बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, और बिहार में 1106 व्यक्ति। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। इसकी वृद्धि दर 27.82% रही। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला नागालैंड माइनस में चली गई। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी है। अगले पॉइंट की बात करें तो कुल जनसंख्या में बच्चों का 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना है? 13.1% बच्चों की जनसंख्या है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला केरल राज्य है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान की। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता केरल की। सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार के। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं चालू होती हैं, 5 ईयर प्लान्स, और ये टॉपिक नंबर 31 है, तो इसको भी ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो योजना आयोग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भोजन, कार्य और उत्पादकता था? तो ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब ये जो योजना आयोग है तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का 2002 से 2007 तक। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोलिंग प्लान का समय काल कितना है? 1978 से 1980 तक है। ये सारी चीज़ें जब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। रोलिंग प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें तो उसी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? तो 2.1% था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार किस रणनीति के तहत था, जिसे सामान्यतः कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? अंतर्देशीय व्यापार रणनीति। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि पहले जो एलपीजी था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वो सब नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 1966 में शुरू हुई, तीसरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संदर्भ में तय किए गए थे? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में तय किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण 2 राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा किया गया था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो हो तो 2 राजनीतिक दलों द्वारा निर्माण किया गया था। आगे बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा था? तो इसका समय काल हो जाएगा 1985 से 1990 तक। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिकरण था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार और लॉन्च किया था? तो डीपी धर ने लॉन्च किया था और बनाया था। 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था कौन सी थी? योजना आयोग। और 2015 के बाद वो क्या हो जाएगी? नीति आयोग हो गई है। भोजन, कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? तो विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना को संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना अवधि से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बंद कर दिया गया, उसको नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, अब ये 12 वर्ष का जो हो तो पूरा खाका तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए वित्त पोषित नहीं किया गया था?
तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर गोसी खुर्द बांध जो हो तो नहीं जो हो तो इसमें इसके प्लान में नहीं था। आगे यदि बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दो वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? तो दो वार्षिक योजनाएं मतलब एक एक वर्ष की 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो हो तो इनको लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से किसका नाम जुड़ा है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो होता नाम जुड़ा हुआ है, पीसी महालनोबिस का। तीव्र, अधिक और समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो 12वीं का था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो पहली के तहत था। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो कर नहीं है। अगले की बात करें तो भारत में नीति आयोग के साथ बदलने से पहले की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद फिर नीति आयोग ने इसको 12 साल का प्लान बनाया है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1969 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई प्राथमिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्यमों में निवेश। अगला क्वेश्चन है भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं पेश की थी? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ ने। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन और विनिमय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। किस वर्ष में योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक से बदल दिया गया? तो 2015 में योजना आयोग को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना ने राज्य चालित सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की अवधारणा को पेश किया था जो किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हो जाएगा जो रूसी मॉडल के औद्योगिकरण पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में पेश की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा गरीबी और आय, धन और अवसर में समानता के तथ्य से आती है? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है द 20 पॉइंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगले जो तो क्वेश्चन की बात करें तो IPR 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में चालू की गई थी। उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था। ठीक है, भारत में 1990 से 91 और 91 से 92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे तो ये 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 6वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 5.2% थी। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस मुख्य कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर था। अगला क्वेश्चन है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ ने जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2 मुख्य उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अगले यदि क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पे कि भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो कौन सी हो जाएगी? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी? तो 11वीं में गढ़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी तो कितनी थी? 7.6% थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने आत्मनिर्भरता को महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पेश किया गया था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई। अगला क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसके बाद फिर मोरारजी देसाई बने, तो इस कारण से जो हो तो इसमें अनिश्चितता आ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के बीच था। तीसरी पंचवर्षीय योजना उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था और देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है तो लक्ष्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी बुनियादी और उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था? दूसरी वाली में। पहली वाली में कृषि पर, दूसरी वाली में उद्योगों पर। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचों के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ये पहली वाली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इनके पहले इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, पीवी नरसिम्हा राव बने। और यही पीछे क्वेश्चन था कि 8वीं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो तो राजनीतिक अस्थिरता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 6% थी। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि पर विकास था। अगला क्वेश्चन है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो तेज अधिक समावेशी विकास की ओर था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच योजना को रोलिंग के रूप में बदला गया 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महान और लोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय के लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि करना था? तो 25% की वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर था? औद्योगिक क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र अधिक समावेशी वृद्धि की ओर था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो पहले वाले की अधिक थी। यदि हम आगे बात करें तो पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्यों के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। तो ये उन्होंने कथन किस पंचवर्षीय योजना में कहा था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1961 में। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? तो पहली वाली शुरू की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव।
कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो पांचवीं में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? तो 5। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो उद्योग में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान चालू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1951 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो कृषि पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के को अर्थव्यवस्था के उदाहरण के रूप में जाना जाता है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना को। इसी में एलपीजी लाया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? तो ये हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली वाली हेराल्ड-डोमर मॉडल और दूसरी वाली पीसी महालनोबिस के आधार पर बनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय का ये प्लान था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखते हैं, यह संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो औद्योगिक नीति संकल्प ये सही लिखा है। अगला पॉइंट लिखा है, इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों सही होंगे, तो सही के लिए पूछ रहा है तो बिल्कुल दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो रोलिंग प्लान छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया था। ये सही पूछ रहा है कि ये सही है। पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना पे थी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका देखते हैं कि छठवीं की बात किया गया था, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। ए और बी दोनों सही हैं, तो बिल्कुल छठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो तो अपना रोलिंग प्लान चालू हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के उस पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और ये सब, तो ये प्रथम जो हो तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तो इनका सबका दूसरी जो हो तो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हो तो इनका विकास किया गया था। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हो? तो 12वीं वाली की समाप्त हुई। ठीक है, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आगे बात करें यदि हम क्विक रिमाइंडर की, तो प्रथम योजना आयोग की बात करें, प्रथम योजना की बात करें तो 1951 से 1956 तक, और इसका लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र में विकास। उपलब्धियां क्या थीं? सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं भाखड़ा, नागल और दामोदर घाटी ऐसी परियोजनाएं जो तो इसमें चालू की गई थी। लक्ष्य कितना था? 2.1% और प्राप्ति 3.6% हुई थी। सबसे अधिक लक्ष्य प्राप्ति इसी में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पीछे आया था। द्वितीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास था। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य कितना था? 4.5 और प्राप्ति 4.3 थे। तृतीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 तक मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन में वृद्धि। विफलता क्या थी? चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण वित्तीय संकट जो हो तो आ गया था और सूखा भी था।
लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी, तो 5.6% लक्ष्य था और 2.8% था। तो ये जो हो तो योजना सबसे ज़्यादा फेल मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले पॉइंट में चौथी योजना की बात करें तो 1969 से 1974 तक। ध्यान दीजिए, जो पिछला वाला जो योजना है तीसरी वाली, तो इसमें यह भी बोला जाता है कि कौन सी जो हो तो योजना सबसे अधिक विफल रही, तो तीसरी योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्य लक्ष्य क्या था चौथी वाली योजना का, तो आर्थिक स्थिरता और कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण। लक्ष्य कितना था, तो 5.7% और प्राप्त कितना हुआ, तो 3.3%। आगे बात करें तो महत्वपूर्ण घटनाएं 1971 में भारत पाक युद्ध और 1973 में तेल संकट पैदा हुआ था। पांचवी योजना की बात करें तो 1974 से 1979 तक लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4%। लक्ष्य कितना था, 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई, तो 4.8%। समाप्ति कब हुई, 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो ये कौन सी योजना है, पांचवी योजना। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा छठवीं योजना। छठवीं योजना 1980 से 1985। मुख्य लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1978 में, तो 1980 तक उनकी सरकार रही 2 वर्ष। ठीक है, तो उन्होंने रोलिंग प्लान बनाया, लेकिन 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की पुनः सरकार बन गई थी। फिर से उन्होंने पाँच वर्षों वाली पंचवर्षीय योजनाएं चालू कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए फिर से यहाँ पे 1980 से 1985 जो छठवीं योजना है ये आ जाती है। ठीक है, अगला आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी, 5.2% और प्राप्ति कितनी हुई, और यहाँ पे प्राप्त कितना हुआ, तो प्राप्त हुआ हमें 5.7%। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण क्या था, IRDP का प्रारंभ हुआ। IRDP का आप फुल फॉर्म बताएंगे क्या है, इसको जो हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, कमेंट बॉक्स से ध्यान आया कि कमेंट जो हो तो ज़रूर किया करिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो, तो कमेंट ज़रूर करना है। थोड़ा सा तो टाइम लगता है 2-3 सेकंड का, तो कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो सातवीं योजना 1985 से 1990 तक चली। मुख्य लक्ष्य क्या था, उत्पादन वृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय। लक्ष्य कितना था, 5% और प्राप्त कितना हुआ, 6%। ठीक है, आठवीं योजना की बात करें तो 1992 से 1997 तक लक्ष्य क्या था, उच्च आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सुधार। वृद्धि दर लक्ष्य कितना था, 5.6% और प्राप्त कितना हुआ, तो 6.8%। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब सुधार इसमें किए गए। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे नौवीं योजना 1997 से 2002 तक। मुख्य लक्ष्य, आगे यदि हम यहाँ पे देखें तो मुख्य लक्ष्य सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ये हो गया। और इसमें लक्ष्य वृद्धि दर 6.5%, प्राप्ति कितनी हुई, 5.4% की। 10वीं योजना की बात करें तो 2002 से 2007 तक। मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। लक्ष्य वृद्धि दर 8% और प्राप्त कितना हुआ, 7.6%। 11वीं योजना की बात करें तो 2007 से 2012 तक। मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास। वृद्धि दर की बात करें तो जो लक्ष्य था तो 9% और प्राप्त कितना हुआ, तो 8%। 12वीं योजना की बात करें तो यहाँ पे 2012 से 2017 तक, और लक्ष्य क्या था, तेज और समावेशी विकास। लक्ष्य कितना था, तो 8% और प्राप्त कितना हुआ, 7.5%। तो यहाँ से हमारे ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। और मुख्य रूप से कमेंट जो हो तो हमारा इसी के लिए आया था, 5 ईयर प्लान के लिए, और जो तो 2011 की सेंसस के लिए। तो मैंने इसी को कवर कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाला यहाँ पे 2-3 दिन से। अब इसके बाद हमारा एक लेक्चर ही डेली का पड़ेगा, उसमें हम 3 से 4 जो हो तो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो CGL के लिए नहीं, लेकिन MTS के सभी साथियों के लिए जो हो तो ये पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही दिन में 10 से 12 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में आपको अपना फीडबैक अवश्य देना है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, ना सब्सक्राइब के लिए, ना लाइक के लिए, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने इस चैनल का हेल्प ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।